25 अस्तित्व राजावत की बीवी। ऐसा कहकर एंजल वहां से चली जाती है और छोड़ जाती है मीरा को खुद के सवालों में उलझाए हुए। मीरा को अब ये समझ तो आ गया था कि हुकुमसा और हुक्मरानीसा दोनों बिल्कुल भी जुदा नहीं हो सकती, लेकिन उन सपनों को क्या जो मीरा अपने सपनों में देखी थी कि किसी ने हुकुमसा और हुक्मरानीसा पर गोली चलाई थी। मीरा के दिमाग में ये भी बात क्लिक कर रही थी कि आखिर वह हुकुमसा से कब मिली, उसकी मुलाकात कब हुई। ये बात वह समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसकी मुलाकात हुकुमसा से कब हुई है और कहाँ हुई है। और अगली मुलाकात भी जल्द होगी ऐसा एंजल ने कहा। कब होगी यह चीज़ उसके समझ में नहीं आ रहा। मीरा खुद को आईने में देखती है और गहरी सांस लेकर वॉशरूम में जाती है। फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वह नीचे जाकर देखते हैं तो घर की सभी लेडीज नीचे एक साथ बैठी हुई थी और मीरा भी उनके साथ जाकर बैठ जाती है। चे हॉल में मीरा की मॉम, मीरा की बड़ी मॉम और चाचा माँ और उसकी आस्था दी और दादी माँ उनके साथ एक दो लेडीज और बैठी हुई थी जो आपस में बात कर रही थी। मीरा जाकर उन सभी को नमस्ते करती है और फिर अपनी जगह पर बैठ जाती है। इस वक्त वह अपनी बड़ी माँ के पास बैठी हुई थी। उसके एक बगल में बड़ी माँ थी तो दूसरे बगल में उसकी माँ थी। मीरा अपनी बड़ी माँ के कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है और बड़ी माँ भी प्यार से उसके सर को सहलाने लगते हैं। सभी लेडीज एक दूसरे से बात कर रही थी क्योंकि तीज का व्रत आने वाला था और उसी के सिलसिले में राजावत हवेली में फंक्शन होने थे। घर की सभी लेडीज तीज का व्रत रखने वाली थी। सारी औरतें एक दूसरे से बात कर रही थी और थोड़ी देर में चाय नाश्ते का भी सामान आ जाता है। सब लोग चाय का लुत्फ उठाते हुए एक दूसरे से बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ RSREMPIREI ये कम से कम 60 मंजिल की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी राजस्थान में, और यहाँ राजस्थान के हुकुमसा यानी कि हमारे रुद्रम का सिक्का चलता था और उसी के सामने राजावत इंडस्ट्रीज भी थी। RSREMPIREI 59 फ्लोर पर इस वक्त काफी ज्यादा सन्नाटा था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह सीईओ की केबिन थी इस फ्लोर पर और उनके पर्सनल असिस्टेंट प्रतीक की थी। N57 फ्लोर पर एक कॉन्फ्रेंस रूम था। उसे रूम का माहौल वह गर्म था क्योंकि रुद्रम उसे रूम की हेड चेयर पर बैठा हुआ था और वह काफी गुस्से में था। उसकी हाथ की और माथे की नसें साफ साफ दिख रही थी। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर भेज रखी थी और वह अपनी खतरनाक नजरों से अपने सामने बैठे मैनेजर, हेड डिपार्टमेंट के मैनेजर और एम्प्लॉयज को देख रहा था। रुद्रम 1 महीने से यहाँ नहीं था, जिसका नतीजा ये था कि उसके ना रहने के बावजूद ये लोग काम मिला पर वही कर रहे थे। अब तक कम से कम 5 से 8 एम्प्लॉय नौकरी से निकल जा चुके थे सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के नतीजे से। कुछ ही देर में मीटिंग ओवर होती है और रुद्र अपने कोट के बटन ठीक करते हुए उठना है और अपने कदम उसे मीटिंग रूम से बाहर बढ़ा देता है। उसके जाते ही जो एम्प्लॉय और मैनेजर, हेड डिपार्टमेंट के मैनेजर जो भी थे, वह लोग अपनी सांस रोक कर रखे थे। रुद्रम के जाते ही सब अपनी सांस लेते हैं और फिर सब एक दूसरे को देखकर अपना सर में हिलाते हैं और फिर मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। असल में हुआ ये था, रुद्रम इसलिए काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में कई सारी डील्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और रुद्रम को अपने काम में जरा भी प्रॉब्लम बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वह अपना सारा गुस्सा एम्प्लॉयज पर निकलता है और उन्हें नौकरी से निकाल देता है। जिन्हें नौकरी से निकल गया था वह काफी ज्यादा गॉसिप कर रहे थे। उनका वर्क प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए रुद्रम ने स्ट्रिक्टली सबको मना किया था कि अभी नया हायरिंग नहीं होगी और अगर होती भी है तो वह बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। लेकिन जो मैनेजर थे वह उन्होंने लापरवाही बरती और उन सभी को मैनेजर की वजह से जब से निकाल दिया गया था। वही रुद्रम अपना कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा देता है। उसके साथ ही उसका बॉडीगार्ड का हेड विष्णु और पर्सनल असिस्टेंट कार्तिक दोनों ही इस वक्त रुद्रम के साथ थे और कुछ 2-4 बॉडीगार्ड्स भी थे। रुद्रमा अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। लिफ्ट में उसके साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट और विष्णु बॉडीगार्ड का हेड भी साथ था। कुछ ही देर में वह लिफ्ट आकर 59 फ्लोर पर रुकती है और रुद्रम अपना कदम ऑफिस की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम अपनी ऑफिस में इंटर करता है, उसके बाद ही विष्णु और कार्तिक उसके ऑफिस में इंटर करते हैं। ऑफिस मतलब केबिन में इंटर करते हैं। द्रम अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। बात की जाए रुद्रम के ऑफिस इंटीरियर की तो गेंद व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन था जो बेहद खूबसूरत था और उस केबिन इंटर
होते ही एकदम सामने बहुत बड़ी से ग्लास वॉल लगी थी और वह ग्लास वॉल पूरे राजस्थान का नज़ारा दिख रहा था। उसी के सामने तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर राजावत अंपायर दिख रहा था। आरएसआर अंपायर जितना तो बड़ा नहीं था, लेकिन उसका भी चर्चा राजस्थान में होता था। ये दोनों अंपायर्स लगभग टॉप 3 में आते थे, जहां टॉप 1 पर रुद्रम की कंपनी थी तो वही टॉप 2 पर राजावत अंपायर था। आरएसआर अंपायर और राजावत अंपायर के बीच गहरी दोस्ती थी। असल में रुद्रम के दादाजी और अस्तित्व के दादाजी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन से और आज भी दोस्त हैं, लेकिन अब मुलाकात नहीं होती है। उसकी भी कुछ वजह है जो आगे चलकर खुलेगी। रुद्रम और अस्तित्व बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते से आज भी उनकी दोस्ती है, लेकिन मुलाकातें कम होती है। रुद्रम अपने ऑफिस में इंटर करते ही अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। उसने इस वक्त अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल रखे थे, जिसमें से उसका सीन हल्का हल्का विजिबल हो रहा था और रुद्रम इस वक्त काफी गुस्से में था। उसके सामने ही कार्तिक खड़ा था और उसके साथ ही विष्णु खड़ा था। कार्तिक और विष्णु एक दूसरे को एक नज़र देखते हैं और विष्णु कार्तिक को इशारे में कच पचता है तो तिकना में सर हिला देता है और विष्णु भी अपना सर हिलाकर रुद्रम की तरफ देखने लगता है। उन दिनों के बीच एक अजीब खामोशी पसरी हुई थी और उसे खामोशी में अगर कुछ आवाज आ रही थी तो रुद्रम के लैपटॉप के कीबोर्ड की आवाज आ रही थी, जो काफी तेजी के साथ लैपटॉप पर चल रही थी। रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ना के बराबर थे और वह अपने सख्त एक्सप्रेशन लिए अपनी नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमा हुए था। रुद्रम की नज़रें और उंगलियां भले ही लैपटॉप पर थी, उसकी नज़रें सामने खड़े 2 इंसानों पर भी थी जो कि उसकी एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। रुद्रम अपनी सख्त आवाज में विष्णु की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ पता चला किसने किया था वह सब? विष्णु रुद्रम की बात समझते हुए रुद्रम की बात का जवाब देते हुए कहता है, जी बॉस, वह सब उसी का क्या धरा था। इधर उसने आपका भी एक्सीडेंट करवाया और उधर उनका भी। बस रुद्रम का ये सुना था कि वहाँ विष्णु और कार्तिक दोनों की ही खतरनाक वाइफ महसूस होने लगती है, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस वक्त रुद्रम काफी ज्यादा गुस्से में होगा विष्णु का जवाब सुनकर, इसलिए दोनों अपनी नजरें बराबर रुद्रम पर बने हुए थे, जिसका चेहरा तो भले एक्सप्रेशन लेस था लेकिन उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल थी और उसका चेहरे पर वह उभर रही नस जो इस बात की गवाह थी कि रुद्रम बहुत ज्यादा गुस्से में है। रुद्रम गुस्से में अपने दांत चबाते हुए शक्ति के साथ कहता है, नजर रखो उसे पर, अगर कुछ भी करता है तो जानते हो ना क्या करना है। रुद्रम की बात सुनकर विष्णु अपना सर हमें हिलता है और फिर केबिन से चला जाता है और कार्तिक अभी वहीं खड़ा था, क्योंकि रुद्रम के कुछ और भी ऑर्डर्स हो सकते थे, इसलिए वह वहीं खड़ा था। विष्णु के जाने के बाद रुद्रम अपनी नज़र कार्तिक की तरफ करता है और तो कार्तिक को एक ब्लैक कॉफ़ी लाने का ऑर्डर देता है। कुछ ही वक्त में कर देख रुद्रम को उसकी ब्लैक कॉफ़ी लाकर देता है। रुद्रम अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। कार्तिक उसकी ब्लैक कॉफ़ी रख कर जा चुका था। रुद्रम अपनी निगाह लैपटॉप पर गिरे हुए ब्लैक कॉफ़ी पीता है और कुछ ही वक्त में लैपटॉप का काम पूरा हो जाता है और वह गहरी सांस लेकर खड़ा होता है और अपने कदम लास्ट वॉल की तरफ बढ़ा देता है, जहां से पूरे राजस्थान का नज़ारा दिख रहा था। रुद्रम ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए राजस्थान के बाहर का नज़ारा देख रहा था, जहां इस वक्त रोड पर काफ़ी ज़्यादा चल पहलती और गाड़ियां आ जा रही थी। अचानक उसकी नज़र राजावत अंपायर पर पड़ती है। उसको देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है और वह अपनी आंखें छोटी करके उसे राजावत अंपायर को देखने लगता है। काफी देर तक राजावत अंपायर को देखने के बाद वह अपने कदम अपनी चेयर की तरफ दोबारा बढ़ा देता है और दोबारा से लैपटॉप ओपन करके उसे पर कुछ वक्त करने लगता है। वही राजावत अंपायर में अस्तित्व उसके साथ ऋषभ दोनों ही आज ऑफिस में आए थे। अस्तित्व अपनी सीईओ की केबिन में था और ऋषभ भी अपने सेकंड सीईओ के केबिन में था। दोनों ही इस वक्त अपने लैपटॉप में लगे हुए थे, कम कर रहे थे। कुछ मीटिंग थी जिन्हें अटेंड करके वह लोग अपने केबिन में आ चुके थे। इस वक्त अस्तित्व अपने केबिन में बैठकर बड़े ही तेजी के साथ लैपटॉप पर उंगलियां चल रहा था कि तभी उसके केबिन के डोर पर नॉक की आवाज आती है। अस्तित्व अपनी ठंडी आवाज में कहता है, कम इन। अस्तित्व की इतनी ठंडी आवाज सुनकर केबिन के बाहर खड़ी लड़की, जिसने इस वक्त अनारकली सूट पहन रखा था, उसके चेहरे पर एक डर दिखाई देने लगता है और वह अपने कदम केबिन के अंदर रखती है और जाकर सीधा अस्तित्व की डेस्क के पास खड़ी हो जाती है। अस्तित्व, जो कि उसे लगा था कि उसका पर्सनल असिस्टेंट विमान यहाँ आया
होगा, लेकिन जब वह अपनी नजरें उठाकर सामने देखा है तो उसकी नजरें जो अब तक सकती थी, उन आंखों में प्यार उमड़ आता है और वह प्यार भरी नजरों से सामने खड़ी लड़की को देखा है, जिसके चेहरे गुस्से से लाल हुआ था और उसकी आंखें नाराजगी साफ बयां कर रही थी, और उसने दोनों हाथ अपने सीने पर बंद रखा था और वह काफी नाराजगी के साथ अस्तित्व को देख रही थी। अस्तित्व एक नज़र उसे लड़की को देखकर फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाता है, जिससे उसे लड़की का चेहरा गुस्से से और लाल हो जाता है और वह जाकर अस्तित्व की गोद में बैठ जाती है। वही अस्तित्व जो अपने काम में मशगूल था, उसे जब अपनी गोद में वह लड़की बैठी हुई दिखाई देती है तो उसके चेहरे पर न दिखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है और वह उसे लड़की को थाम लेता है, बड़े ही प्यार से उसे लड़की की आंखों में देखते हुए। अपना हाथ उसे लड़की के चेहरे की तरफ बढ़ता है और उसके चेहरे पर हाथ रखकर काफी प्यार से सहलाते हुए कहता है, जान, अभी तो आप काफी नाराजगी के साथ आई थी। वही वह लड़की उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। वह अस्तित्व के सीने पर अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए वार करते हुए कहती है, नाराज तो हम अभी हैं आपसे। अस्तित्व वैसे ही उसे लड़की की जुल्फों से खेलते हुए कहता है, इस नाराजगी की वजह जान। और वह लड़की वैसे ही अस्तित्व की आंखों में देखते हुए कहती है, एक तो हम यहाँ आपसे इतनी दूर से मिलने आए और आप हमें इग्नोर करने और हमसे पूछ रहे हैं कि नाराजगी की वजह जान कितने ज्यादा बिजी रहते हैं आप अपने काम में। इतना बिजी रहना भी अच्छा नहीं है कि आप अपनी छोटी सी क्यूट सी वाइफ को भूल। अस्तित्व उसे लड़की की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं जान, हम आपको कभी भूल नहीं सकते, आप तो हमारी जान है। वह लड़की भी अस्तित्व की बात सुनकर उसे नाराजगी से देखते हैं और फिर वैसे ही सवाल करते हुए कहती है, जान को भूल नहीं सकते लेकिन जान को इग्नोर तो कर सकते हैं ना। आपने अभी वही किया, आपने मुझे इग्नोर किया। उसे लड़की की ऐसी क्यूट सी आवाज में खुद की शिकार सुनकर अस्तित्व राजावत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह वैसे ही अपनी आंखों में जुनून लिए अपनी गोद में बैठी है प्यारी सी लड़की को देख रहा था जो उसे खुद की बीवी बता रही थी। अस्तित्व उसे लड़की की बात सुनकर मुस्कुराता है और वैसे ही उसके सर को सहलाते हुए अपने सीने पर उसका करख लेता है और वैसे ही उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता, हाँ, अस्तित्व राजावत अपनी मोहब्बत को कभी भूल नहीं सकता और ना ही उसकी मोहब्बत कभी अस्तित्व राजावत तक को भूल पाएगी। उसकी ऐसी जुनून भरी बातें सुनकर उसे लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह वैसे ही उसके सीने पर सर रखकर कुछ देर तक बैठी रहती है और फिर अस्तित्व से सवाल करते हुए कहती है, मीरा कैसी है। अस्तित्व अपनी नजरें नीचे करके उसे लड़की को देखता है, जिसकी आंखों में एक उदासी थी, जिनके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें भी हल्की सी नम थी। उसकी आंखों में नमी देखकर अस्तित्व का चेहरा जो अभी तक नॉर्मल था, उसकी आंखों में शक्ति आ जाती है और वह शक्ति के साथ अपनी बाहों में मौजूद उसे लड़की को देखकर कहता है, तुम खुद क्यों नहीं बात करती हो उससे, तुम खुद एक बार उसे जाकर क्यों नहीं बोलती, आखिर कब तक ऐसे खुद को दर्द देती रहोगी। अस्तित्व की बातों में आई शक्ति महसूस करके वह लड़की की आंख में जो नमी थी अब आंसू बनकर अपना सफर तय कर रही थी और वह अस्तित्व के सीने में अपना सर छुपा लेती है। अस्तित्व यह महसूस करके उसे अपने सीने में छुपा लेता है और काफी प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहता है, एक बार बात करके देखो उसे जान, वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी और जो हुआ था गलती से हुआ था, जानबूझकर किसी से कुछ नहीं हुआ था। जान, तुम अस्तित्व राजावत की बीवी हो, ऐसी छोटी छोटी बात पर इसे रोगी तो कैसे चलेगा, तुम जानती हो ना तुम्हारे आंसू मेरी कमजोरी है जान। उसकी बाहों में मौजूद वह लड़की भी अस्तित्व की बातें सुनकर अपना सर हमें हिलती है और फिर खुद को नॉर्मल करके अस्तित्व की आंखों में देखते हैं। अस्तित्व जब उसकी टिमटिमाती हुई आंखों देखा है तो एक बार उसकी आंखों में खुश हो जाता है और उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है और कुछ ही वक्त में उन होठों के बीच की दूरियां मिट जाती है, एक दूसरे के होंठ मिल जाते हैं और काफी शिद्दत के साथ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर में अस्तित्व उसे लड़की के होठों को छोड़ता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ उस मात का चूम लता हथड़ा हा दर्म वह लड़का वसा उसके गले लगे बैठी रहती है और कुछ ही वक्त में अस्तित्व को अपने सीने पर उसे लड़की की भरी सांस महसूस होती है। उसे एहसास हो गया था कि वह लड़की उसकी बाहों में जो मौजूद है वह सो चुकी है, इसलिए वह उसकी हरकत पर मुस्कुराता है और अपने कदम एक सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ा देता है।
अस्तित्व जब सेक्रेट रूम से उसे लेटकर बाहर आता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सर्द। वह क्या सोच रहा था यह वही जानता था। उसे मीरा और ये लड़की दोनों ही जान से ज्यादा प्यारी है। वह मीरा और इस लड़की की आंखों में आंसू जरा सा नहीं देख सकता था, लेकिन इस वक्त मीरा और वह लड़की एक दूसरे से काफी खफा और नाराज भी थी। जिंदगी नाराजगी को दूर करना बेहद जरूरी था। 26 इन्विटेशन एंड एक दहाड़। वह लड़की भी अस्तित्व की बात सुनकर उसे नाराजगी से देखते है और फिर वैसे ही सवाल करते हुए कहती है, जान को भूल नहीं सकते लेकिन जान को डिग्नोर तो कर सकते हैं ना। आपने अभी वही किया, आपने मुझे डिग्नोर किया। उसे लड़की की ऐसी क्यूट सी आवाज में खुद की शिकार सुनकर अस्तित्व राजावत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया और वह वैसे ही अपनी आंखों में जुनून लिए अपनी गोद में बैठी है प्यारी सी लड़की को देख रहा था जो उसे खुद की बीवी बता रही थी। अस्तित्व उसे लड़की की बात सुनकर मुस्कुराता है और वैसे ही उसके सर को सहलाते हुए अपने सीने पर उसका कर रख लेता है और वैसे ही उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, अस्तित्व राजावत अपनी मोहब्बत को कभी भूल नहीं सकता और न ही उसकी मोहब्बत कभी अस्तित्व राजावत तक को भूल पाएगी। उसकी ऐसी जुनून भरी बातें सुनकर उसे लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह वैसे ही उसके सीने पर सर रखकर कुछ देर तक बैठी रहती है और फिर अस्तित्व से सवाल करते हुए कहती है, मीरा कैसी है अस्तित्व। अस्तित्व अपनी नजरें नीचे करके उसे लड़की को देखता है जिसकी आंखों में एक उदासी थी, जिनके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें भी हल्की सी नम थी। उसकी आंखों में नमी देखकर अस्तित्व का चेहरा जो अभी तक नॉर्मल था, उसकी आंखों में शक्ति आ जाती है और वह शक्ति के साथ अपनी बाहों में मौजूद उसे लड़की को देखकर कहता है, तुम खुद क्यों नहीं बात करती हो उससे, तुम खुद एक बार उसे जाकर क्यों नहीं बोलती। आखिर कब तक ऐसे खुद को दर्द देती रहोगी। अस्तित्व की बातों में आई शक्ति महसूस करके वह लड़की की आंख में जो नमी थी अब आंसू बनकर अपना सफर तय कर रही थी और वह अस्तित्व के सीने में अपना सर छुपा लेती है। अस्तित्व यह महसूस करके उसे अपने सीने में छुपा लेता है और काफी प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहता है, एक बार बात करके देखो उसे, जान वह जरूर तुम्हें माफ कर देगी और जो हुआ था गलती से हुआ था, जानबूझकर किसी से कुछ नहीं हुआ था। जान तुम अस्तित्व राजावत की बीवी हो, ऐसी छोटी छोटी बात पर इसे रोगी तो कैसे चलेगा। तुम जानती हो ना तुम्हारे आंसू मेरी कमजोरी है जान। उसकी बाहों में मौजूद वह लड़की भी अस्तित्व की बातें सुनकर अपना सर हमें हिलती है और फिर खुद को नॉर्मल करके अस्तित्व की आंखों में देखते हैं। अस्तित्व जब उसकी टिमटिमाती हुई आंखों देखा है तो एक बार उसकी आंखों में खुश हो जाता है और उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है और कुछ ही कद में उन होठों के बीच की दूरियां मिट जाती है। एक दूसरे के होंठ मिल जाते हैं और काफी शिद्दत के साथ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर में अस्तित्व उसे लड़की के होठों को छोड़ता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ उसके माथे को चूम लेता है। थोड़ी ही देर में वह लड़की वैसे ही उसके गले लगे बैठी रहती है और कुछ ही वक्त में अस्तित्व अपने सीने पर उसे लड़की की भरी सांस महसूस होती है। उसे एहसास हो गया था कि वह लड़की उसकी बाहों में जो मौजूद है वह सो चुकी है, इसलिए वह उसकी हरकत पर मुस्कुराता है और अपने कदम एक सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ा देता है। अस्तित्व जब सीक्रेट रूम से उसे लेटकर बाहर आता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सर्द। वह क्या सोच रहा था यह वही जानता था। उसे मीरा और ये लड़की दोनों ही जान ज्यादा प्यारी है। वह मीरा और इस लड़की की आंखों में आंसू जरा सा नहीं देख सकता था, लेकिन इस वक्त मीरा और वह लड़की एक दूसरे से काफी खफा और नाराज भी थी। जिंदगी नाराजगी को दूर करना बेहद जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ RSR एम्पायर रुद्रम इस वक्त अपने केबिन में अपनी चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था और ऊपर उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिसमें उसकी छाती साफ दिखाई दे योजक चिन्ह रही थी और वह अपने पूरे फोकस के साथ अपनी लैपटॉप पर काम कर रहा था। कुछ देर में लैपटॉप बंद करके अपना सर अपनी चेयर के हेड रेस्ट से टिका देता है। उसने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसके दोनों हाथ इस चेयर के दर्द गिर्द थे और उसने एक पैर पर दूसरा पर चढ़ा कर रखा हुआ था। उसे अभी आंखें बंद किए कुछ वक्त ही हुए थे कि उसके कानों में चूड़ियों की खनकना और पायलों की छन छन की आवाज सुनाई देती है। पहले तो रुद्रम उसे इग्नोर करता है, लेकिन उसे फिर से चूड़ियों की खनकना और पायलों की छन छन की आवाज बेहद करीबी से सुनाई देती है तो वह अपनी आंखें खोलकर सामने देखा है।
तो सामने इस वक्त हुकुम रानीसा एक राजस्थानी लिबास में मौजूद थी। वाइट कलर का लहंगा और उसे पर पिंक कलर की चुन्नी और पिंक कलर की कुर्ती पहने वह उसके सामने खड़ी थी। पूरा साज श्रृंगार उन्होंने किया हुआ था, उनके माथे पर सिंदूर भरा हुआ था और हाथों में लाल चूड़ियां पहनी हुई थी, पैरों में पायल थी, माथे पर बिंदी थी, होठों पर लिपस्टिक थी और वह काजल सी सनी आंखें जो हुकुम रानीसा को और भी खूबसूरत बना रही थी। रुद्रम अपनी आंखें खोलकर एक तक बस हुकुम रानीसा को देख रहा था और वही हुकुम रानीसा अपनी होठों पर मुस्कुराहट सजा हुई रुद्रम को देख रही थी। हुकुम रानीसा रुद्रम को देखते हैं जो उनमें खोया हुआ था, अपनी मीठी सी आवाज में रहती है, हुकुम सा हमें इस तरह से देखना बंद करिए, हम आपके ही हैं। हुकुम रानीसा की बात सुनकर रुद्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे हमेशा से अपने सपने में एक हुकुम सा और एक हुकुम रानीसा दिखते थे जो कभी खून से लटपट होते थे, जो तो कभी उनके प्यार भरे मोमेंट्स दिखाई देते थे। रुद्रम को भी यह चीज बहुत पहले क्लियर हो गई थी कि वह हुकुम सा कोई और नहीं रुद्रम खुद है और वह हुकुम रानीसा कोई और नहीं उसकी जाना यानी कि मीरा है। वह ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसका और मीरा का आज से नहीं हमेशा से पिछले जन्म से नाता है। इस चीज को कभी रुद्रम ठुकरा नहीं पाया था। उस दिन पेंटिंग रूम में उसने मीरा को देखा था और आज उसके सामने मीरा ही हुकुम रानीसा की लिबास में थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्रम बिना पलके झुकाए अपने सामने खड़ी इस लड़की को देख रहा था जो कि उसका प्यार और उसकी जाना थी। वही हुकुम रानीसा के चेहरे पर इस वक्त बेहद खूबसूरत सी स्माइल थी और वह रुद्रम को देखते हुए अपने कदम रुद्रम की तरफ बढ़ा देती है। रुद्रम भी हुकुम रानीसा का हाथ थाम लेता है और झटके से अपने पास खींचता है। हुकुम रानीसा इस झटके से संभाल नहीं पाती और वह सीधे रुद्रम की बाहों में जा गिरती है और वक्त रहते रुद्रम हुकुम रानीसा को संभाल लेता है और अपनी बाहों में ठीक से बैठा लेता है। इस वक्त दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थी और दोनों ही बेहद शिद्दत के साथ एक दूसरे की आंखों में खा रहे थे। रुद्रम हुकुम रानीसा की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ रहा था, मतलब उनकी ओर झुक रहा था और हुकुम रानीसा भी पीछे होते होते डेस्क टेबल से टकरा जाती है और रुद्रम भी हुकुम रानीसा पर एकदम लीन हो जाता है। रुद्रम की नज़र हुकुम रानीसा के कैप्टे होंठ पर पड़ती है। उनके कैप्टे होंठ को देखकर रुद्रम को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है, इसलिए वह हुकुम रानीसा के होठों के करीब वददता है। उन दोनों की होंठ आपस में मिलते उससे पहले ही केबिन के डोर पर नॉक की आवाज आती है, जिससे रुद्रम की तन टूटती है और वह दचर उचर पलटकर देखता है तो केबिन मन को भी मौजूद नहीं चा और ऐसा होते ही वह अपना हाथ बाल मन ले जाकर फिरता है और खुद में ही बदबदाते हुए कहता है, रुद्रम सिंह राठौर के ख्यालों पर आपका पहरा बेहद गहरा होता जा रहा है। हुकुम रानीसा जो पह बताने के लिए काफ़ी है कि हम आपके लिए कितने तड़प रहे हैं और अब वक्त आ गया है इस तप को खत्म करने का और वह बहुत जल्द खत्म होगी। ऐसा कहकर रुद्रम गहरी सांस लेता है और फिर से उसे केबिन के डोर पर नाक की आवाज आती है, जिसे वह अपनी ठंडी मगर खतरनाक आवाज अंदर आने को कहता है। रुद्रम का जवाब प्रकार कार्तिक और विष्णु अंदर आते हैं। रुद्रम ने ही दोनों को बुलाया था और दोनों जाकर रुद्र के पास सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्रम इन दोनों को एक नज़र देखा है और दोबारा से अपनी नज़र अपने लैपटॉप में कर लेता है और अपने सख्त आवाज में कहता है, वक्त आ गया है सबको ये बताने का कि राजस्थान के हुकुम सा वापस आ गए हैं और यह भी बताने का कि हुकुम सा की सियासत सिर्फ हुकुम सा की है, किसी और की नहीं। रुद्रम ये कुछ चंद अल्फाज का कर चुप हो जाता है। कार्तिक और विष्णु दोनों इस बात का मतलब बेहद अच्छे से समझ जाते हैं और वह दोनों ही रुद्रम की इशारा मिलते ही वहां से चले जाते हैं। वही रुद्रम अपनी केबिन में मौजूद अपने हाथ में सिगार लिए उसका कश ले रहा था और वह इस वक्त मिरर वॉल के पास खड़ा होकर पूरे राजस्थान को देख रहा था और राजस्थान को देखते हुए वह अपने मन में कहता है, और आपके सामने आने का भी वक्त आ चुका है। हुकुम रानीसा बहुत जल्द हमारे मुलाकात होगी और यह मुलाकात इतनी यादगार होगी कि आप इस मुलाकात को कभी भूल नहीं पाएंगे हुकुम रानीसा। ऐसा कहकर वह फिर से अपनी केबिन के मिरर वॉल के पास से खड़े पूरे राजस्थान के नज़ारे को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजावत अंपायर सेक्रेट रूम से बाहर आकर अस्तित्व अपने चेयर पर बैठकर काम करने लगता है। अभी उसे काम करते हुए आधे घंटा ही हुआ था कि उसकी केबिन के डोर पर फिर से नोक
होता है। अस्तित्व वैसे ही अपनी ठंडी आवाज में जवाब देते हुए कहता है, कम इन। अस्तित्व काम फिर से करने लगता है और भाई अस्तित्व का जवाब सुनकर अस्तित्व का असिस्टेंट अंदर आता है और उसके हाथ में इस वक्त एक कार्ड था। वह कार्ड अस्तित्व को बढ़ा देता है। अस्तित्व जब उसे कार्ड को देखा है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह उसे कार्ड को देखते हुए कहता है, तो मतलब हुकुम सा यहाँ आ चुके हैं और वह जल्दी हम सब से मिलना भी चाहते हैं। अच्छी बात है, इतने सालों बाद हुकुम साथ से मुलाकात करके हमें भी अच्छा लगेगा। असल में वह कार्ड कुछ और नहीं, एक पार्ट इनविटेशन कार्ड था जो कि 2 दिन बाद होने वाली थी और यह पार्टी जस्थान के हुकुम सा के आने की खुशी में थी। उसे इनविटेशन कार्ड को देखकर अस्तित्व कुछ देर तक देखता रहता है और फिर उसे कार्ड को इस डेस्क पर रख कर अपना काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम का ऑफिस। रुद्र में इस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि तभी उसकी केबिन की डोर पर नॉक होता है और रुद्र में अपनी ठंडी आवाज में उसे अंदर आने को कहता है। रुद्रम का जवाब सुनकर विष्णु अंदर आता है और सर झुकाकर रुद्रम की चेयर के पास खड़ा हो जाता है। रुद्रम अपना काम करते हुए एक नज़र विष्णु को देखा है तो विष्णु वैसे ही खड़े हुए रुद्रम की बातों का इशारा समझकर वह उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, बॉस वह ट्रक ड्राइवर मिल चुका है। विष्णु की बात सुनकर रुद्रम के हाथ जो लैपटॉप पर तेजी से चल रहे थे वह रुक जाते हैं और वह अपनी निगाह उठाकर विष्णु की तरफ देखा है तो विष्णु भी उसे वक्त रुद्रम की आंखों में देखा है। रुद्रम की आंखें इस वक्त हद से ज्यादा सहसे से लालचो सोर सस्ते चेहरे के इंस्पेशन बिल्कुल जतरनाक दे जोरना कौकी गुलले जेल गन्ना कतम के चेहरे के एक्सप्रेशन को समाकर विखनु रुदम तब बातों का जवाब सेते हुए कतासा जहां से होना चाहिए इस वक्त वहां मौजूद हम और असकी अच्छी खातिरवारी भी हो रही है। विष्णु की बात सुनकर कूदम के चेहरे के एक्सप्रेशन को रुद तक नॉर्मल होते हम, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती है और वह झटके से अपनी चेयर से खड़ा होता है और उसे चेयर पर रखे अपने कोट को उठाकर पहना है और बेहद खतरनाक ऑरा लिए उस केबिन से कदम बाहर निकलता। रुद्रम जब अपने केबिन से बाहर आता है तो इस वक्त उसके साथ जितने बॉडीगार्ड उसे फ्लोर पर मौजूद थे रुद्रम की प्रोटेक्शन के लिए उसके दर्द गिर्द खड़ हो जाते हैं और कुछ दूरी बनाकर रुद्रम के साथ ही चलने लगते हैं। रुद्रम के एक साइड विष्णु था तो दूसरी साइड कार्तिक था। रुद्रम अपनी आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए हुए अपने कदम लिफ्ट की ओर करता है। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त थे और उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल थी। लिफ्ट में आकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। कुछ ही वक्त में वह लोग ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं और उसी के साथ उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। रुद्रम अपना कदम अपनी कार की तरफ बढ़ता है और एक बॉडीगार्ड जाकर उसकी कार का डोर ओपन करता है और रुद्र काफी एटीट्यूड के साथ उसे कार में बैठ जाता है और कुछ ही वक्त में उनका कार का काफिला अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में उनका इसका काफिला आकर एक जंगल के पास से गुजरते हुए कच्चे रास्ते की ओर बढ़ते हुए एक विला के पास रुकता है और वह विला का नाम ब्लैक विला था। यह विला रुद्रम का विला था जहां लोगों को टॉर्चर किया जाता था। जो लोग उसके साथ गद्दारी करते थे या फिर धोखेबाजी करते थे या उसे चीट करने की कोशिश करते थे तो उन लोगों को यहां लाकर सजा दी जाती थी। यह ब्लैक विला एक जंगली इलाके में था। यहां आसपास काफी ज्यादा घने जंगल थे और उसे घने जंगल के बीच यह मिला था। रुद्रम अपना कम उसे विला की तरफ बढ़ता है और वह विला पर काले कलर का था जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक वाइब दे रहा था। रुद्रम अपना कम विला के बेसमेंट की तरफ बढ़ता है जहां पर इस वक्त 2 लोग जंजीरों से बंधे हुए थे और उनकी हालत देखकर बताई जा सकती कि वो काफी ज्यादा जख्मी है। उनके जख्मों से खून निकल रहा था और उनकी चीखें रुद्र के कानों में जा रही थी। रुद्रम उसे बेसमेंट में जाकर एक चेयर जो कि किसी राजा महाराजा के जमाने की थी लिखे इस तरह की चेयर वहां पर मौजूद थी और वह उसे जगह पर रुद्रम जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही अगले ही पल एक आवाज सुनाई देती है। वह दोनों शख्स जो जंजीरों से बंधे हुए थे वह अपनी नजर सामने उठाकर देखते हैं तो एक पल के लिए उनकी रूह कांप सी जाती है। सामने देखकर 27 रॉकी एंड रुद्रम का गुस्सा। अब आगे वहीं दूसरी तरफ रुद्रम का ऑफिस। रुद्र में इस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि तभी उसकी केबिन की डोर पर नॉक होता है और रुद्र में अपनी ठंडी आवाज में उसे अंदर आने को कहता है। रुद्रम का जवाब सुनकर विष्णु अंदर आता है और सर झुकाकर रुद्रम की चेयर के पास खड़ा हो जाता है।
रुद्रम अपना काम करते हुए एक नज़र विष्णु को देखा है तो विष्णु वैसे ही खड़े हुए रुद्रम की बातों का इशारा समझकर वह उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, बॉस वह ट्रक ड्राइवर मिल चुका है। विष्णु की बात सुनकर रुद्रम के हाथ जो लैपटॉप पर तेजी से चल रहे थे वह रुक जाते हैं और वह अपनी निगाह उठाकर विष्णु की तरफ देखा है तो विष्णु भी उसे वक्त रुद्रम की आंखों में देखा है। रुद्रम की आंखें इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से से लाल थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल खतरनाक थे और वह काफी गुस्से में लग रहा था। रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन को समझकर विष्णु रुद्रम की बातों का जवाब देते हुए कहता है, जहां उसे होना चाहिए इस वक्त वहां मौजूद है और उसकी अच्छी खातिरदारी भी हो रही है। विष्णु की बात सुनकर रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ हद तक नॉर्मल होते हैं लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती है और वह झटके से अपनी चेयर से खड़ा होता है और उसे चेयर पर रखे अपने कोट को उठाकर पहना है और बेहद खतरनाक ऑरा लिए उस केबिन से कदम बाहर निकलता है। एक पूर्णविराम पूर्णविराम पूर्णविराम। रुद्रम जब अपने केबिन से बाहर आता है तो इस वक्त उसके साथ जितने बॉडीगार्ड उसे फ्लोर पर मौजूद थे रुद्रम की प्रोटेक्शन के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और कुछ दूरी बनाकर रुद्रम के साथ ही चलने लगते हैं। रुद्रम के एक साइड विष्णु था तो दूसरी साइड कार्तिक था। रुद्रम अपनी आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए हुए अपने कदम लिफ्ट की ओर करता है। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त थे और उसकी आंखें से ज्यादा लाल थी। लिफ्ट में आकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। कुछ ही वक्त में वह लोग ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं और उसी के साथ उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। रुद्रम अपना कदम अपनी कार की तरफ बढ़ता है और एक बॉडीगार्ड जाकर उसकी कार का डोर ओपन करता है और रुद्र काफी एटीट्यूड के साथ उसे कार में बैठ जाता है और कुछ ही वक्त में उनका कार का काफिला अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में उनका इसका काफिला आकर एक जंगल के पास से गुजरते हुए कच्चे रास्ते की ओर बढ़ते हुए एक विला के पास रुकता है और वह विला का नाम ब्लैक विला था। यह विला रुद्रम का विला था जहां लोगों को टॉर्चर किया जाता था। जो लोग उसके साथ गद्दारी करते थे या फिर धोखेबाजी करते थे या उसे चीट करने की कोशिश करते थे तो उन लोगों को यहाँ लाकर सजा दी जाती थी। यह ब्लैक विला एक जंगली इलाके में था। यहाँ आसपास काफी ज्यादा घने जंगल थे और उसे घने जंगल के बीच यह मिला था। रुद्रम अपना कम उसे विला की तरफ बढ़ता है और वह विला पूर काले कलर का था जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक वाइब दे रहा था। रुद्रम अपना कम विला के बेसमेंट की तरफ बढ़ता है जहां पर इस वक्त दो लोग जंजीरों बंधे हुए थे और उनकी हालत देखकर बताई जा सकती चीखी वहू काफी ज्यादा जख्मी है। उनके जख्मों से खून निकल रहा था और उनकी चीखें रोके कानों में जा रही थी। रुद्रम उसे बेसमेंट में जाकर एक चेयर जो कि किसी राजा महाराजा के जमाने की थी लिखे इस तरह की चेयर वहीं पर मौजूद शी और वह उसे जगह पर रुद्रम जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही अगले ही पल एक दहाड़ की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज किसी और की नहीं एक शेर की थी जिसका नाम रोआकी था। रोकी जाकर रुद्रम के बराबर में बैठ गया था और वही रुद्रम शान से अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। एक बॉडीगार्ड जाकर रुद्र को उसके हाथ में उसका सिगार थमता है और फिर जाकर अपनी जगह खड़ा हो जाता है और रुद्रम भी अपने शिकार को जलाकर उसकी कश भरने लगता और रॉकी को देखकर जो दो लोग सामने जंजीर में बंधे हुए थे जो काफी जख्मी हालत में थे वह कांप रहे थे क्योंकि दिखने में रॉकी बिल्कुल खतरनाक था और वह रुद्रम की चेयर से अलग कर ही बैठा हुआ था। रुद्रम के आसपास से निकल रही वह खतरनाक वाइब देखकर वैसे भी वह लोग कांप रहे थे। विष्णु और कार्तिक भी वहीं मौजूद थे। रुद्रम अपने सिगार की कश भरते हुए विष्णु को कुछ इशारा करता है और विष्णु रुद्रम का इशारा समझकर उन दोनों के करीब बढ़ता है जो लोग इस वक्त जंजीर से बंधे हुए थे। विष्णु अपना कदम उन दोनों की तरफ बढ़ता है और उन दोनों के ऊपर कोट बरसने लगता है। उन दोनों की चीखें रुद्रम के कानों तक पहुंच रही थी और यह चीखें ही रुद्रम को सुकून पहुंच रही थी। कुछ ही देर में विष्णु रुकता है और उन दोनों की हालत को देखता है जो अब अधमरी हो गई थी। विष्णु को रुकता देखकर रुद्रम अपनी निगाह उठाकर उन लोगों की तरफ देखा है तो रुद्रम की निगाह देखकर वह दोनों फिर से कांप जाते हैं और खुद को छोड़ने की गुहार करने लगते हैं लेकिन रुद्रम उन पर जरा भी दया नहीं दिखता और विष्णु को फिर से इशारा करता है और रुद्रम के इशारे का कर विष्णु उन्हें फिर से टॉर्चर करने लगता है। रुद्रम फिर से इशारा करता है और विष्णु रुक जाता है और अपनी नज़र उठाकर रुद्रम की तरफ देखा है तो रुद्रम
विष्णु को कुछ इशारा करता है और रुद्रम का इशारा समझ कर विष्णु उनमें से एक आदमी को उसे जगह ले आता है जहां पर काफी बड़े टब में खोलता हुआ पानी था और वह अभी भी उबल रहा था। उसे पानी को देखकर उसे शख्स की हालत और खराब हो जाती है और वह फिर से अपने आप को छोड़ने की गुहार करने लगता है, लेकिन रुद्रम और न वैसे ही उसे तब पास लेकर जाते हैं कि अगले ही पल रुद्रम की खतरनाक आवाज उन लोगों के कान में पती है। किसके कहने पर किया था तुमने वह एक्सीडेंट? रुद्रम का सवाल सुनकर वह आदमी जो उबलते हुए पानी के पास था वह अभी भी खामोश रहता है कि रुद्रम विष्णु को कुछ इशारा करता है और विष्णु रुद्रम का इशारा समझकर उसे शख्स का असर उसे खोलते हुए पानी में डाल देता है और अगले ही पल एक खौफनाक चीख उन सभी के कानों में सुनाई देती है। विष्णु उसे शख्स का कर उसे उबलते हुए पानी से फिर से बाहर लाता है तो उसे शख्स के चेहरे की सारी स्किन इस वक्त एकदम लाल हो गई थी और कुछ कुछ जगह पर तो छाले पड़ने लग। विष्णु उसे शख्स का कर उसे उबलते हुए पानी से फिर से बाहर लाता है तो उसे शख्स के चेहरे की सारी स्किन इस वक्त एकदम लाल हो गई थी और कुछ कुछ जगह पर तो छाले पड़ने लगे थे। उसका चेहरा बेहद डरावना हो गया था और उसकी चीख है अभी भी जारी थी। उन चीखों पर किसी ने भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी क्योंकि सभी जानते थे कि उसे शख्स ने जो गुनाह किया है वह गुनाह की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। वहां हाल में जितने भी बॉडीगार्ड मौजूद थे उन सभी की निगाहें उसे शख्स पर टिकी हुई थी और वह शख्स वैसे ही चीखे जा रहा था, चिल्लाई जा रहा था, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था क्योंकि उसने ऐसा गुनाह ही किया था। उसे शख्स की चीखें इतनी जोरदार थी कि कोई भी आम इंसान सुनता तो उसका दिल दहल जाता, लेकिन यहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड मौजूद थे उन सभी की आंखें सख्त थी और वह लोग अपनी सख्त नजरों से उसे शख्स को घूर रहे थे। अभी भी वह शख्स चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि उसकी चीख में और इजाफा होता है जब विष्णु एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वह बॉडीगार्ड अपने हाथों में नमक लिए आता है और उस शख्स के पूरे चेहरे पर बड़ी बेदर्दी के साथ मसल देता है। दूसरा शख्स जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था वह अपने साथी की इतनी खतरनाक चीज और उसके साथ इतना बेदर्दी भारत जुर्म देखकर वह अपनी निगाह रुद्रम की तरफ करता है और अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में उसे कहता है, हमने हम ने ये सब बड़ी ब्रजेश सिंह के कहने पर किया था। उस लड़की का एक्सीडेंट। रुद्रम जो अपनी उसे सोफे पर बैठे अपने सिगार का कस ले रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं। ब्रजेश सिंह का नाम एक सुनकर उसकी आंखें खून से ज्यादा लाल और चेहरे पर उभरती हुई नशे और हाथों में बंधती हुई वह मुड़ियां ये सब जाहिर कर रही थी कि रुद्रम को गुस्सा आ रहा था और वह भी बेतहाशा आ रहा था। अचानक ही उसे जगह का टेम्परेचर गिरने लगता है जो 10 बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि रुद्रम इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। रुद्रम कुछ पल तक यूं ही खामोश रहता है और अगले ही पल वह खतरनाक आवाज में कहता है, शेर ने जंगल में आना क्या छोड़ गीदड़ों को लगने लगा कि जंगल पर उनका राज है और अब वक्त आ गया है कि शेर वापस से अपने जंगल पर अपना कदम रखे। रुद्रम ये बात वहां मौजूद विष्णु, कार्तिक और बॉडीगार्ड जितने भी मौजूद थे उन लोगों ने बखूबी समझ ली थी कि रुद्र के कहने का मतलब क्या था। रुद्रम अपने सोफे से खड़ा होता है और अपने कदम उस शख्स की ओर बढ़ा देता है जिसने रुद्र को वह बात बताई थी। जिस शख्स को विष्णु ने उसे खोलते हुए पानी में डाला था और उसकी चमड़ी उधर गई थी, वैसे ही रुद्रम उसे शख्स को पकड़ता है और घसीटते हुए एक जगह ले जाकर धक्का दे देता है और हर एक बात को गुस्से में चलते हुए कहता है, ब्रजेश सिंह के कहने पर तूने मेरी जाना को चोट पहुंचाई और तूने उसे अस्पताल में भी करने की कोशिश की। क्या मेरा खीफ खत्म हो चुका है तुम सबके दिल में से? वया तुम सब भूल चुके ही कि 10 जंगल का राजा मैं हूँ, कल भी मैं था, न आज भी मैं हाँ और हमेशा मैं रहूंगा। जंगल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शेर कर सकता है और वही यानी कि मैं हूँ रुद्रम सिंह राठीड है। इस राजस्थान पर कल भी मेरा हक था और आज भी मेरा हक है और हमेशा 10 पर मेरा हक रहेगा। कोई भी आकर एरा गिरा इस पर अपना हक नहीं जाता सकता। और उसे ब्रजेश सिंह और भैरव सिंह औकात तो उनको अब मैं दिखाऊंगा कि रुद्रम सिंह राठीर की मोहब्बत पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। ऐसा कहकर रुद्रम विष्णु की इशारा करता है और विष्णु रुद्रम का इशारा समझकर उसे शख्स को घसीटते हुए लाता है और वापस उसी खोलते हुए पानी में डालकर उसके चेहरे
को कुछ वक्त बाद निकलता है और फिर दूसरे बॉडीगार्ड को इशारा करता है और बॉडीगार्ड विष्णु का इशारा समझकर वैसे ही उसके चेहरे पर अपने हाथों में नमक भरे हुए हाथों को उसके चेहरे पर बड़ी बेदर्दी के साथ में चलता है और इसी के साथ बेहद दर्दनाक चीखें वहां गूंजने लगते हैं। और रुद्र रॉकी को इशारा करता है। रॉकी इशारा समझकर वह दोनों शख्स की तरफ बढ़ता है, जो शख्स जिनके चेहरे पर की चमड़ी उड़ी हुई थी और उनकी चीखें अभी भी साफ बयां कर रही थी उनके दर्द को। लेकिन रुद्रम अपनी जाना की दर्द के आगे इन सभी के दर्द को इग्नोर करते हुए रॉकी को इशारा करता है। रॉकी इशारा समझकर उन दोनों इंसानों के पास जाता है और उन पर बिना वार्निंग के झपट पड़ता है। इसी के साथ उनकी चीखें जो थी वह शांत हो जाती है और रुद्रा वहां से अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा देता है और बाहर जाने से पहले वो बॉडीगार्ड को इशारा करके जाता है कि वह ये सब चीज हुई क्लीन करके पहले जैसा कर दे। रुद्रम सब कुछ बर्दाश्ती कर सकता था, लेकिन कोई उसकी मोहब्बत पर आंख उठाकर देख वह उसे कल भी बर्दाश्ती नहीं था और आज भी बर्दाश्त नहीं है। रुद्रम अपनी मीरा पर किसी की नजरें बाश्ती नहीं कर सकता था। वह तो फिर भी ये लोग मीरा की जान के पीछे पड़े थे, उनका हश्र तो ये होना ही था। आज नहीं तो कल यह उनके साथ होना ही था। यह वही लोग थे जिन्होंने मीरा का एक्सीडेंट किया था ट्रक से और मीरा को मरा हुआ समझकर जा चुके थे। लेकिन जब पता चला कि मीरा जिंदा है तो वह लोग अस्पताल में भी आए हुए थे दोबारा से मीरा को करने के लिए। लेकिन वक्त रहते अस्तित्व में मीरा को अपने साथ वहां से राजस्थान में आया था, इसलिए मेरा सही सलामत थी और वह इस वक्त राजस्थान में थी। और रुद्रम को ये पता चला कि यह लोग उसकी जाना के पीछे हाथों के पड़े हैं और उसे जान मारना चाहते हैं। ये जानकर उसका खून खौलसा उठता, क्योंकि वह अपनी जाना पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे। रुद्रम की जान बसती थी मीरा ने, यह बात बस कुछ ही लोग जानते थे। रुद्रम ने हमेशा से मीरा को चाहा था, ये बात भी कुछ लोग जानते थे, बस गिने चुने लोग। लेकिन उसके दुश्मनों को मीरा की खबर कैसे लगी, यह बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाई जा रही थी कि जरूर हो ना हो कोई घर का ही दुश्मनों से मिल चुका है और यह बात उसे जल्द से जल्द पता करनी थी, क्योंकि वह मीरा को कुछ भी होने नहीं दे सकता था, क्योंकि वह उसकी जान थी, उसकी जिंदगी थी, उसकी हुक्मरानी थी। रुद्रम अपने कदम उसे हवेली से बाहर लेकर आता है और अपनी कार की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और उसी के साथ विष्णु और कार्तिक भी इस कार के फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। पैसेंजर सीट पर कार्तिक बैठा हुआ था और ड्राइविंग सीट पर विष्णु वह कार ड्राइव कर रहा था। उनकी कार का काफिला आगे चल पड़ता है और रुद्रम अपनी कार में बैठा हुआ अपना सर कार की बैक सीट से का हुए कार की सीलिंग को घूर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह सोच क्या रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने मीरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। 28 मीरा की पुरानी यादें और मीरा का पियानो जाना। अब आगे बजेश सिंह के कहने पर तूने मेरी जाना को चोट पहुंचाई और तूने उसे अस्पताल में भी करने की कोशिश की। क्या मेरा खौफ खत्म हो चुका है तुम सबके दिल में से? क्या तुम सब भूल चुके हो कि इस जंगल का राजा मैं हूँ? कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और हमेशा मैं रहूंगा। जंगल पर सिर्फ एक ही शेर राज कर सकता है और वही यानी कि मैं हूँ। रुद्रम सिंह राठौड़ है। इस राजस्थान पर कल भी मेरा हक था और आज भी मेरा हक है और हमेशा इस पर मेरा हक रहेगा। कोई भी आकर एरा गैरा 10 पर अपना हक नहीं जाता सकता और उसे ब्रिजेश सिंह और भैरव सिंह औकात तो उनको अब मैं दिखाऊंगा कि रुद्रम सिंह राठौर की मोहब्बत पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। ऐसा कहकर रुद्रम विष्णु को इशारा करता है और विष्णु रुद्रम का इशारा समझकर उसे शख्स को घसीटते हुए लात है और वापस उसी खोलते हुए पानी में डालकर उसके चेहरे को कुछ वक्त बाद निकलता है और फिर दूसरे बॉडीगार्ड को इशारा करता है और बॉडीगार्ड विष्णु का इशारा समझकर वैसे ही उसके चेहरे पर अपने हाथों में नमक भरे हुए हाथों को उसके चेहरे पर बड़ी बेदर्दी के साथ में चलता है और इसी के साथ बेहद दर्दनाक चीखें वहां गूंजने लगते हैं। और रुद्र रॉकी को इशारा करता है। रॉकी इशारा समझकर वह दोनों शख्स की तरफ बढ़ता है, जो शख्स जिनके चेहरे पर की चमड़ी उड़ी हुई थी और उनकी चीखें अभी भी साफ बयां कर रही थी उनके दर्द को। लेकिन रुद्रम अपनी जाना की दर्द के आगे इन सभी के दर्द को इग्नोर करते हुए रॉकी को इशारा करता है। रॉकी इशारा समझकर उन दोनों इंसानों के पास
जाता है और उन पर बिना वार्निंग के झपट पड़ता है। इसी के साथ उनकी चीखें जो थी वह शांत हो जाती है और रुद्रा वहां से अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा देता है और बाहर जाने से पहले वो बॉडीगार्ड को इशारा करके जाता है कि वह ये सब चीज हुई क्लीन करके पहले जैसा कर दे। रुद्रम सब कुछ बर्दाश्त ही कर सकता था, लेकिन कोई उसकी मोहब्बत पर आंख उठाकर देख वह उसे कल भी बर्दाश्त नहीं था और आज भी बर्दाश्त नहीं है। रुद्रम अपनी मीरा पर किसी की नजरें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था वह, तो फिर भी ये लोग मीरा की जान के पीछे पड़े थे। उनका हश्र तो यह होना था, आज नहीं तो कल यह उनके साथ होना ही था। ये वही लोग थे जिन्होंने मीरा का एक्सीडेंट किया था ट्रक से और मीरा को मरा हुआ समझकर जा चुके थे, लेकिन जब पता चला कि मीरा जिंदा है तो वह लोग अस्पताल में भी आए हुए थे दोबारा से मीरा को करने के लिए, लेकिन वक्त हते अस्तित्व में मीरा को अपने साथ वहां से राजस्थान के आया था। इसलिए मीरा सही सलामत थी और वह इस वक्त राजस्थान में थी। और रुद्रम को ये पता चला कि यह लोग उसकी जाना के पीछे हाथों के पड़े हैं और उसे जान से मारना चाहते हैं। ये जानकर उसका खून खलसा उठता, क्योंकि वह अपनी जाना पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे। रुद्रम की जान बसती थी मीरा ने, यह बात बस कुछ ही लोग जानते थे। रुद्रम ने हमेशा से मीरा को चाहा था, ये बात भी कुछ लोग जानते थे, बस गिने चुने लोग। लेकिन उसके दुश्मनों को मीरा की खबर कैसे लगी, यह बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाई जा रही थी कि जरूर होना हो कोई घर का ही दुश्मनों से मिल चुका है और यह बात उसे जल्द से जल्द पता करनी थी, क्योंकि वह मीरा को कुछ भी होने नहीं दे सकता था, क्योंकि वह उसकी जान थी, उसकी जिंदगी थी, उसकी हुक्मरानी थी। रुद्रम अपने कदम उसे हवेली से बाहर लेकर आता है और अपनी कार की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और उसी के साथ विष्णु और कार्तिक भी इस करके फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। पैसेंजर सीट पर कार्तिक बैठा हुआ था और ड्राइविंग सीट पर विष्णु वह कार ड्राइव कर रहा था। उनकी कार का काफिला आगे चल पड़ता है और रुद्रम अपनी कार में बैठा हुआ अपना सर कर की बैक सीट से का हुए कर की सीलिंग को घूर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह सोच क्या रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने मीरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। रुद्रम के चेहरे पर अनायासी एक मुस्कुराहट हटा दे और उसकी मुस्कुराहट को देखकर विष्णु और कार्तिक के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुरा जाता दे। वह दोनों जानते थे कि रुद्रम होना हो जरूर मीरा के बारे में ही सोच रहा है। कुछ ही देर में उनकी कार का काफिला जाकर रुद्रम के प्राइवेट विला पर रुकता है और दूधरंग अपनी कार से उतरकर अपना कदम अपनी विला की तरफ बढ़ा देता है और अपने रूम में जाकर सबसे पहले वह फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद उसने इस वक्त सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था और अपर बॉडी उसकी पूरी तरह से नकद थी। उसकी छाती पर राइट साइड में बन जाना का टैटू पूरी तरह से साइन कर रहा था और उसकी वह गठिली बॉडी बेहद आकर्षक लग रही थी। उसके वह एक पैकाबैस जिस पर टिहरी पानी की बूंदे उसको और भी सेक्सी बना रही थी। रुद्रम के हाथ में इस वक्त एक टॉवल था जो अपने बालों को पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। वह बाहर आकर अपनी टॉवल को वही रख एक स्टैंड पर टांग देता है और मिरर में देखते हुए खुद के बालों को अच्छे से कोम करता है। फिर एक नज़र खुद को मिरर में देखकर वहां से अपने कदम उसे इन रूम की तरफ बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ राजावत हवेली मीरा इस वक्त अपने रूम में थी और वह अपने रूम में बैठी चहलकदमी कर रही थी। मीरा इस वक्त काफी बेचैन नजर आ रही थी और वह अपनी बेचैनी को कम करने के लिए इधर उधर टहल रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वह ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा था। मीरा अपने कदम अपने रूम से निकलती है और वह आज पूरा राजावत विला देखने का तय करती है, इसलिए वह लेफ्ट साइड से होते हुए राइट साइड जाने लगती है। उसकी रूम के बगल में ही उसकी आस्था देखकर नहीं था और उसे फ्लोर पर ऋषि का भी रूम था, उसके भाई का। ये तीनों रूम लेफ्ट साइड में था आज था और ऋषि के रूम से होते हुए मीरा अपने कदम राइट साइड में बढ़ती है तो वहां पर भी 3 रूम थे। एक रूम जिसमें लॉक लगा हुआ था, दूसरा रूम एक जिसमें काफी सारे म्यूजिक की इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे और तीसरी रूम में पेंटिंग की काफी सारी चीज रखी गई थी। तीसरी रूम को देखकर मीरा की आंखों में चमक से आ गई। वह अपने कदम पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ा देती है। चमक तो उसकी म्यूजिक रूम को भी देखकर आ गई थी, क्योंकि मीरा यानी कि सिया को पेंटिंग और म्यूजिक का बेहद
शौक था क्योंकि सिया हमेशा से अकेले रहती आई थी और वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए म्यूजिक और पेंटिंग का ही सहारा लेती थी। उसके अकेलेपन के साथ थी। अगर कोई था तो एक म्यूजिक था, दूसरा पेंटिंग था। सिया को पेंटिंग बहुत अच्छी बनाने आती थी। उसे नेचर बखूबी बहुत पसंद थी और वह उन्हें काफ़ी बारीकी से बहुत अच्छी तरह से अपनी पेंटिंग में उतरती थी। सिया को म्यूजिक में यह पसंद था, गिटार बजाना, पियानो बजाना उसे बहुत अच्छी तरह से आता था। मेरा सबसे पहले जाकर म्यूजिक रूम में जाती है, वहाँ काफ़ी सारी इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, जैसे वायलिन, गिटार, पियानो, वीणा, तबला, ये सभी चीज़, ड्रम, ये सभी चीज़ वहाँ रखी हुई थी। इन सभी चीज़ों को देखकर मीरा की आंखों में एक चमक से आ गई। इस वक्त सभी लेडीज अपने रूम में थी और वैसे भी म्यूजिक रूम और पेंटिंग रूम साउंड प्रूफ था, तो उसे रूम में जो भी म्यूजिक बजता था उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। इसलिए मीरा तय करती है कि वह आज पियानो बजाएगी। इसलिए वह पियानो के पास जाती है और उसे ढूंढकर अपनी चार भरी नज़रों से देखने लगती है। मीरा को आज भी याद था जब इससे पहले वाले जन्म में, यानी कि जब वह सिया थी, तब उसे पियानो बजाने का बेहद शौक था। वह पियानो बजाने के लिए सिर्फ संडे का इंतजार करती थी, क्योंकि सिर्फ संडे के दिन उसे पियानो बजाने के लिए मिलता था और वह एक म्यूजिक रूम था। संडे को वह म्यूजिक रूम बंद रहता था और सिया उसे म्यूजिक रूम के ऑनर से जाकर बात करती थी ताकि उसको पियानो बजाने का मौका मिले, और वह रूम मास्टर सिया को पियानो बजाने की परमिशन दे दिया करता था। सिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खुद का पियानो खरीद पाती या खुद का गिटार खरीद पाती। हाँ, उसे इन सभी चीज़ों का बेहद शौक था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उसने टाइम किसी के साथ काटा है तो वह उसकी पेंटिंग थी। पेंटिंग कलर्स आए। सिया सिर्फ हर संडे ही पियानो या गिटार बजा पाती थी। ऐसे उसे नॉर्मली किसी दिन नहीं मिलता था, बस सिर्फ संडे के दिन ही, वह भी कभी कभी महीने में 1 या 2 बार। हर संडे को उसे मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि या तो कभी वह किसी आश्रम की काम की वजह से बिजी रहती है या फिर बीमार रहती, इस वजह से नहीं जा पाती थी। इसलिए मीरा पियानो को देखकर अपनी आंखों में चमक लिए पियानो को देख रही थी और वह पियानो के करीब पहुंच जाती है और उसे पर अपनी उंगलियां चलने लगती है। अगले ही पल उसे रूम में एक बेहद प्यारी मगर मीठी आवाज गूंजती है। वह आवाज किसी और की नहीं, मीरा की थी। मीरा अपनी आंखें बंद करके उसे आवाज को महसूस करके गाती है, हाँ आ ओ मेंजान ये वचार बम, हर जीत भी हार दन, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार। मेंजान ये वार दम, हर जीत भी हार दम, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दम। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए। क्या खब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहो हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हो हंसी बन गए, हो नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आ हो आ ओ आ। मेरा ये सॉन्ग अपने इस जन्म के लिए गा रही थी, क्योंकि 10 जन्म में उसे प्यार करने वाली फैमिली और इतने प्यार करने वाला भाई और भगवान ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की थी इस जन्म में, और वह अपने उसे प्यार से भी मिलने वाली थी, जिस प्यार की कल्पना वह कभी अपनी असली जीवन में शिया बनाकर करती थी कि उसे उतना ही प्यार करने वाला हमसफर मिले। लेकिन उसे जन्म में शिया बंद करना सही, लेकिन इस जन्म में मीरा बनाकर उसे वह हमसफर और वह प्यार मिलने वाला था, और बहुत जल्द मिलने वाला था। मीरा अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ आता है, तो वह गहरी सांस लेकर उसे म्यूजिक रूम से निकल जाती है। वह अपने कदम पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ा देती है। वहाँ काफी सारी सीट रखी हुई थी, पेज रखे हुए थे, स्टैंड रखे हुए थे, और वहाँ काफी सारे कलर्स भी रखे हुए थे। हाँ, वहाँ पर थोड़ी धूल जमा हुई थी, क्योंकि आस्था को भी पेंटिंग का बहुत शौक था और वह भी पेंटिंग किया करती थी, लेकिन उन दिनों वह इधर करके काफी बिजी हो गई थी, इसलिए वह पेंटिंग नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसे रूम में हल्की हल्की गार्ड आ गए थे। मेरा अपना कम पेंटिंग रूम की तरफ बती है और वह अंदर जाती है और अपनी आंखों में चमक लिए वह उस पूरे रूम को देखते हैं, जो कि पेंटिंग्स कलर्स से भरा हुआ था। हर जगह पेंटिंग्स बनी हुई रखी हुई थी, कुछ सीट्स ब्लैक रखी
हुई थी कुछ सेंट पर एक दो पेंटिंग बनी हुई रखी थी जो कि सूखने के लिए रखी, और कुछ पेंटिंग्स थी जिन पर अभी कुछ वक्त बाकी थी। मीरा अपने कदम एक खाली सीट की तरफ बढ़ती है और उसमें से एक सीट और कुछ कलर्स चुनकर चूज करके अपने साथ अपने रूम की तरफ लेकर जाती है। थोड़ी देर में अपने रूम में पहुंचती है और वह सेट को रखकर दोबारा आती है पेंटिंग रूम की तरफ और दोबारा कुछ सामान जो जरूरत का था वह लेकर जाती है और अपनी बालकनी में उसे स्टैंड को रखकर उसे पर एक ब्लैक वाइट शीट रख कर और पास में राखी टेबल पर अपने सारे कलर्स को रख देती है और फिर से अपनी आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों के सामने एक शख्स का चेहरा घूम जाता है और मेरा उसे शख्स का चेहरा अपनी पेंटिंग के थ्रू उसे पेपर पर उतरने लगते हैं। हालांकि मीरा की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन मीरा भरपूर कोशिश कर रही थी कि वह उस शख्स का चेहरा उसे पेंटिंग पर उतर सके। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लगते हैं उसे, और वह 1 से 1.5 घंटे के बाद अपनी मेहनत को देखने के लिए अपनी आंखें खुलती है तो उसकी आंखें उसे पेंटिंग पर ठहर सी जाती है, क्योंकि उसे पेंटिंग में कोई और नहीं हुकुम सा है। जिसकी पेंटिंग मीरा ने उतारी थी वह हुकुम सा है। मीरा कुछ पलटा हुकुम सा को निहारती रहती है और हुकुम सा की वह गहरी कत्थई सी आंखें न जाने क्यों मीरा को कहीं देखी सी लग रही थी। वह पहचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पेंटिंग उसे न जाने क्यों वह शख्स उसे याद नहीं आ रहा था। उसे पेंटिंग में उसे मौजूद शख्स को वह सामने से देख चुकी थी, लेकिन वह याद ही नहीं आ रहा था कि उसने उसे शख्स को कहाँ देखा है। खैर, मीरा उसे पेंटिंग को कुछ पल तक निहारती रहती है और फिर सारे कलर्स को समेटकर उसे पेंटिंग को एक अच्छे से कर के पॉलीथीन के थ्रू करती है और उसको वैसे ही अपनी बालकनी में छोड़ देती है और अपने कदम अपनी वॉशरूम की तरफ बढ़ा देती है। कुछ पल में वह फ्रेश होकर आती है कि अगले पल उसके कमरे के दरवाजे पर नौकरी आवाज आती है। इस वक्त रात हो चुकी थी और दरवाजे पर एक नौक खड़ी थी जो कि मीरा को खाने के लिए बुलाना आई थी। मीरा भी उसकी बात सुनकर अपना सर हमें हिलती है और उसी के साथ चली जाती है नीचे खाना खाने के लिए। मीरा नीचे जाकर सबके साथ हंसी खुशी खाना खाती है। खाना खाने के बाद वह अपने रूम में आती है और वापस बालकनी में बैठ जाती है। वहां बैठकर उन ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए मीरा उसे चांद को देखती रहती है और फिर का नज़र उसे पेंटिंग को देती है और अपने कम बेड की तरफ बढ़ा देती है और अपनी मेडिसिन लेकर सो जाती है। 29 अभिषेक की एंट्री एंड तीज का फास्ट। मेरा ये सॉन्ग अपने इस जन्म के लिए गा रही थी, क्योंकि इस जन्म में उसे प्यार करने वाली फैमिली और इतने प्यार करने वाला भाई और भगवान ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की थी इस जन्म में, और वह अपने उसे प्यार से भी मिलने वाली थी, जिस प्यार की कल्पना वह कभी अपनी असली जीवन में शिया बनाकर करती थी कि उसे उतना ही प्यार करने वाला हमसफर मिले। लेकिन उसे जन्म में शिया बंद करना सही, लेकिन इस जन्म में मीरा बनाकर उसे वह हमसफर और वह प्यार मिलने वाला था और बहुत जल्द मिलने वाला था। मीरा अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है तो वह गहरी सांस लेकर उसे म्यूजिक रूम से निकल जाती है। वह अपने कदम पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ा देती है। वहां काकी सरी सीट रखी हई थी पे रखे हुए थे, रिंदबे हुए थे और वहां काफी सारे कलर्स भी रखे हुए थे। हाँ, वहां पर थोड़ी धुंधमाही थी, क्योंकि अस्या को भी पनहेक का बहुत शौक था और वह भी पेंटिंग किया करती थी, लेकिन इन दिनों वह इधर करके काफी बिजी हो गई थी, इसलिए वह पेंटिंग नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसे रूम में हल्की हल्की गार्ड आ गए थे। मेरा अपना कम पेंटिंग रूम की तरफ बढ़ती है और वह अंदर जाती है और अपनी आंखों में चमक लिए वह उस पूरे रूम को देखते हैं जो कि पेंटिंग्स कलर से भरा हुआ था। हर जगह पेंटिंग्स बनी हुई रखी हुई थी, कुछ सीट्स ब्लैक रखी हुई थी, कुछ स्टैंड पर एक दो पेंटिंग बनी हुई रखी थी जो कि सूखने के लिए रखी, और कुछ पेंटिंग्स थी जिन पर अभी कुछ वक्त बाकी थी। मीरा अपने कदम एक खाली सीट की तरफ बढ़ती है और उसमें से एक सीट और कुछ कलर्स चुनकर चूज करके अपने साथ अपने रूम की तरफ लेकर जाती है। थोड़ी देर में अपने रूम में पहुंचती है और वह सेट को रखकर दोबारा आती है पेंटिंग रूम की तरफ और दोबारा कुछ सामान जो जरूरत का था वह लेकर जाती है और अपनी बालकनी में उसे स्टैंड को रखकर उसे पर एक ब्लैक वाइट शीट रख कर और पास में राखी टेबल पर अपने सारे कलर्स को रख देती है और फिर से अपनी आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों के सामने एक शख्स का चेहरा घूम जाता है और मेरा उसे शख्स का चेहरा अपनी पेंटिंग के थ्रू उसे पेपर पर उतरने लगते हैं। हालांकि मीरा की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन
मीरा भरपूर कोशिश कर रही थी कि वह उस शख्स का चेहरा उसे पेंटिंग पर उतर सके। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लगते हैं उसे, और वह 1 से 1.5 घंटे के बाद अपनी मेहनत को देखने के लिए अपनी आंखें खुलती है तो उसकी आंखें उसे पेंटिंग पर ठहर सी जाती है, क्योंकि उसे पेंटिंग में कोई और नहीं हुकुमसा है जिसकी पेंटिंग मीरा ने उतारी थी। वह हुकुमसा है। मीरा कुछ पलटा हुकुमसा को निहारती रहती है, और हुकुमसा की वह गहरी कत्थई सी आंखें जाने क्यों मीरा को कहीं देखी सी लग रही थी। वह पहचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पेंटिंग उसे न जाने क्यों वह शख्स उसे याद नहीं आ रहा था। उसे पेंटिंग में उसे मौजूद शख्स को वह सामने से देख चुकी थी, लेकिन वह याद ही नहीं आ रहा था कि उसने उसे शख्स को कहाँ देखा है। खैर, मीरा उसे पेंटिंग को कुछ पल तक निहारती रहती है, और फिर सारे कलर्स को समेटकर उसे पेंटिंग को एक अच्छे से करके पॉलीथीन की थर करती है, और उसको वैसे ही अपनी बालकनी में छोड़ देती है, और अपने कदम अपनी वॉशरूम की तरफ बढ़ा देती है। कुछ पल में वह फ्रेश होकर आती है कि अगले पल उसके कमरे के दरवाजे पर नौकरी आवाज आती है। इस वक्त रात हो चुकी थी, और दरवाजे पर एक नौक खड़ी थी जो कि मीरा को खाने के लिए बुलाना आई थी। मीरा भी उसकी बात सुनकर अपना सर हमें हिलती है और उसी के साथ चली जाती है नीचे खाना खाने के लिए। मीरा नीचे जाकर सबके साथ हंसी खुशी खाना खाती है। खाना खाने के बाद वह अपने रूम में आती है और वापस बालकनी में बैठ जाती है। वहां बैठकर उन ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए मीरा उसे चांद को देखती रहती है, और फिर एक नज़र उसे पेंटिंग को देती है और अपने कम बेड की तरफ बढ़ा देती है और अपनी मेडिसिन लेकर सो जाती है। अगली सुबह राजावत हवेली, सुबह के 4 बजे। लिसन एवरीवन, हमें कोई आइडिया नहीं है ये तीज का व्रत को लेकर, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें गूगल से मिली है वह चीज़ हम बताएंगे। अगर कुछ गलती होगी तो जरूर माफ़ करिएगा। इस वक्त सूर्योदय का समय था और राजावत हवेली की सारी औरतें तैयार थी। उनके हाथों में थाली थी जिसमें खाने के सामान रखे गए थे, और यह व्रत वह लोग सूर्योदय से पहले रखते थे। अगले सूर्योदय तक इस व्रत को तोड़ना था। ये व्रत पूरा 24 घंटे रहने वाला था। तो इस वक्त घर की सभी औरतें थी सिर्फ मीरा को छोड़कर, क्योंकि उसका अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था और उसके सर पर बैंडेज बंधी हुई थी, और उससे भी आराम की जरूरत थी, और वह मेडिसिन भी ले रही थी। इसलिए मीरा को छोड़कर सभी लोग थे, मतलब सभी औरतें थी। तीज का व्रत यहाँ तक की आस्था भी जहाँ तक मान्यता है इस तीज व्रत की, तो इस व्रत को सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो सभी अपनी आने वाली जीवन में सब चीज सुख और समृद्धि के लिए रख रहे थे। यह व्रत सभी औरतें एक साथ मिलकर पूजा करती है। पूजा करने के बाद वह लोग सरगी में खाने वाली सभी चीज रखी गई थी, एवं पानी में जूस वगैरह और नारियल पानी भी रखा गया था, क्योंकि यह व्रत 24 घंटे रहने वाला था और 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए बिताना था सबको। सुनंदा राजावत यह मीरा की दादी जी है, और इन्होंने भी इस वक्त तीज का रथ रखा हुआ था। आकृति की सोनाली जी और अर्पित जी और आस्था ये सभी वहीं मौजूद थी। इन लोगों ने सभी सरगी खाकर पूजा करने के बाद ये लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। वही मीरा अपनी डेली रूटीन किसी हिसाब से उठती है और फिर फ्रेश वगैरह होकर नीचे आती है। तो उसे पता था कि आज सभी घर की बड़ी औरतें तीज का व्रत रखने वाली है उसे, एवं ये भी पता था कि आस्था भी ये तीज का व्रत रखेंगी। मीरा ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है तो घर के सभी जेंट्स बैठे हुए थे। मीरा भी जाकर उन सभी के साथ बैठ जाती है। मीरा के दादाजी मीरा को देखते हैं तो उसे अपने पास बुला लेते और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने बगल में बैठा लेते हैं और अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी को इन सभी का नाम बता देता हूं कि किसका क्या नाम है, ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि मैं इन लोगों का नाम मेंशन नहीं करती। 10 वजह से भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका पेरेंट है। मीरा के दादाजी राजवर्धन राजावत, उनकी बीवी सुनंदा राजावत, मीरा की दादाजी दादी जी, मीरा के बड़े पापा अखंड राजावत और उनकी बीवी यानी कि मीरा की बड़ी मम्मी आकृति राजावत, मीरा के पापा ओमकार राजावत, मीरा की मां सोनाली राजावत। इनकी बस एक ही औलाद है और वह है इनकी एक ही औलाद है मीरा राजावत। मीरा के चाचा आयुष्मान राजावत और उनकी बीवी अर्पिता रजाचत, अरतित्व राजावत और आर्या राजावत, ये दोनों मीरा के बड़े पापा के बच्चे हैं। अभिषेक राजावत और ऋषभ राजावत, ये दोनों मीरा के बड़े भाई हैं, पर ये दोनों मीरा के चाचा के बच्चे हैं। अखंड राजावत यानी कि मीरा के बड़े पापा भी मीरा के
सर पर बड़े प्यार से हाथ फिरते हुए अपने पास बुलाते हैं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। और वही आयुष्मान राजावत भी मीरा को बड़े प्यार से अपने हाथों से निवाला बनकर खिलते हैं। और मीरा के पापा ओमकार राजावत भी मीरा को बड़े प्यार से खिलाते हैं। सभी का प्यार देखकर मीरा की आंखें नम हो जाती है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान और परेशान हो जाता है कि उनके घर की छोटी प्रिंसेस की आंखों में आंसू क्यों है। लेकिन मीरा जल्दी खुद को संभाल लेती है और उन सभी को देखकर मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी फिर से मुस्कुरा दिए थे। उसके 2 भाई भी यहाँ पर मौजूद थे। वो दोनों थे अस्तित्व में, राजावत और ऋषभ राजावत। अभिषेक आ जाने वाला था, ये बात मीरा को नहीं पता थी। अभिषेक मीरा को सरप्राइज देना चाहता था। मीरा को ही नहीं, सभी फैमिली को सरप्राइज देना चाहता। अभिषेक मीरा को सरप्राइज देना चाहता था। मीरा को ही नहीं, सभी फैमिली को सरप्राइज देना चाहता था। कल राजावत फैमिली में तीज का फंक्शन था, यानी कि सारी लेडीज मिलकर राजावत हवेली में ही अपना व्रत खोलती थी अपने हस्बैंड के साथ। इसलिए कल राजावत हवेली में छोटा सा फंक्शन था इस चीज को लेकर, और सभी फैमिली और फ्रेंड्स इकट्ठा होने वाले थे। छोटा सा गेट टुगेदर होने वाला था और सभी का खाने पीने का ख्याल रखना था सबको। वेल व्रत तो सूर्योदय तक की तोड़ना था, लेकिन शाम तक फैमिली में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया था ताकि सभी लोग यहाँ शिरकत करें। नाश्ता करने के बाद सभी जान से एक नज़र मीरा को देखते हैं और बड़ी बड़ी उसके माथे को चूम कर वहाँ से अपने काम के लिए चले जाते हैं। अब घर में रह गए थे तो सिर्फ दादाजी। मीरा दादाजी के साथ वॉक पर चली जाती है। वैसे भी इस टाइम सुबह के 7 बजे बज रहे थे। मीरा दादाजी के साथ वॉक करके काफ़ी सारी बातें करती है। अचानक मीरा के दिल में एक ख्याल आता है, ख्याल नहीं एक क्वेश्चन आता है। वह दादाजी की तरफ देखती है और अपनी निगाह डालते हुए दादाजी की तरफ कहती है, दादाजी आपसे एक सवाल पूछना था। दादाजी भी मीरा के चेहरे के इतने सीरियस एक्सप्रेशन देखकर दादाजी के चेहरे पर भी थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह अपनी प्यारी पोती को देखते हुए उसके सर पर हाथ फिरते हैं और वैसे ही प्यार से कहते हैं, बिल्कुल मेरा बच्चा, क्या सवाल है आपका, पूछो। मीरा दादाजी की तरफ देखती है और फिर अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, दादाजी यह रायजादा और राजावत में क्या दुश्मनी है। दादाजी जो अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे मीरा का सवाल सुनकर उनके कदम रुक जाते हैं और उनके हाथ उनकी छड़ी पर काश जाते हैं और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि यह सवाल सुनकर कितने नाखुश हैं। और वह मीरा की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर मीरा को यह चीज़ पता कैसे चली कि रायजादा और राजावत में दुश्मनी है। लेकिन दादाजी मीरा को देखते हुए सोचते हैं कि इस प्यार से हैंडल करना चाहिए और बात को बड़ी प्यार से कहीं और दिशा में घूमते हुए कहते हैं, बच्चे आपका कितना साल बचा हुआ है पढ़ाई कंप्लीट होने में। मीरा दादाजी की बातों से साथ समझ गई थी कि वह दादरी से कुछ भी बताने वाले नहीं है, इसलिए मीरा भी दादाजी की बातों का जवाब देते हुए कहती है, कुछ नहीं दादू, बस एक एग्जाम बचा हुआ है, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। दादाजी भी आगे की बात पूछते हुए कहते हैं कि अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो आप क्या करना चाहोगे। मीरा दादाजी की बातों का जवाब देते हुए कहती है, जॉब करना है, एक अच्छी सी कंपनी में इंटर्नशिप करना है और अपने दम पर एक अच्छी सी कंपनी खोलना है और आपका नाम रोशन करना है। रा ने यह बात कही क्यूटली तरीके से कही थी जिसे सुनकर दादाजी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। दादाजी मीरा की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, राजावत अंपायर है ना, आप वहाँ जॉब करना। मीरा दादाजी की बातों का जवाब देते हुए कहती है, नहीं दादाजी, अपनी कंपनी में नहीं करूँगा, दूसरी कंपनी में करूँगी, सिर्फ मीरा के नाम से, और मैं अपने नाम से ही अपनी नाम पहचान बनाना चाहती हूँ। लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ना कि लोग ये कहें कि राजावत सरनेम है, इस वजह से मैं इस मुकाम तक हूँ, मुझे अपने दम पर कुछ करना है। मीरा की बातों को सोते हुए दादाजी मीरा की तरफ देखते हैं और वह जानते थे कि मीरा शुरू से ही ऐसी है। उसको कॉलेज में भी अपने नाम से ही पढ़ रही थी। किसी को यह बात पता नहीं चलने दी कि वह राजावत खानदान की प्रिंसेस है। इसलिए दादाजी भी यह मन में तय करते हैं कि मीरा को आगे किसी और कंपनी में जॉब करने की परमिशन जरूर देंगे। दादाजी मीरा की तरफ देखकर कहते हैं, बिल्कुल मैं आपको इस चीज़ की परमिशन जरूर दूंगा ताकि आप अपनी अलग पहचान बनाओ। अभी दादाजी है मीरा कोई और कुछ कहता कि उतने में किसी के पीछे से आवाज आती है जो उनसे कह रहा था, कौन किसकी पहचान बना रहा है, कौन किसको
परमिशन दे रहा है। दादाजी और मीरा दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो पीछे ऋषभ के ही हम उम्र का एक लड़का खड़ा था जो तकरीबन ऋषभ से 2 साल बाद था, यानी कि अस्तित्व से 2 साल छोटा था। ये थी अभिषेक राजावत, जिनकी उम्र तकरीबन 27 साल की थी और यह बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए हुए थे और अभी भी लौटे, और वह अपने कदम दादाजी और मीरा की तरफ बढ़ा देता है। मीरा भी उसे देखकर काफी खुश होती है और उसके गले लग जाती है। मीरा और अभिषेक की बॉन्डिंग ही अलग थी। मीरा के गले लगने से अभिषेक भी मीरा को गले लगा लेता है और उसके सर पर प्यार से किस करता है और फिर उसके बाद दादाजी के पैर छूता है। और फिर उन दोनों को देखकर फिर से वही सवाल दौर आता है जो उसने कुछ देर पहले दोहराया था, कौन किसके बारे में बात कर रहा था दादाजी। अभिषेक का सवाल सुनकर दादाजी और मीरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दादाजी अभिषेक को देखते हुए कहते हैं, ये हमारे और हमारी पोती मीरा के बीच की बात है और यह हमारा सीक्रेट है। ऐसा कहकर दादाजी मीरा को हाई फाई देते हैं और मीरा भी दादाजी को हाई फाई देती है और बदले में वह दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अभिषेक भी उन दोनों को कुछ पल देख घूरता है और फिर वह भी मुस्कुराने लगता है और फिर तीनों ही आपस में बात करते हुए अपने कदम का जरूर हवेली की तरफ अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं। वेल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कमेंट करिए और बताइए कि आज का चैप्टर कैसा लगा। धन्यवाद।